कल हम लोग बात कर रहे थे राइट टू मूव स्टेट वे टू द सुप्रीम कोर्ट जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 32। हम लोग बात कर रहे थे मार्जिनल नोट पे कि कह रहा था इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, इसीलिए इसे नाम दिया जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इन्हें प्राप्त करने का अधिकार। लेकिन है ये फंडामेंटल राइट, और चूंकि ये फंडामेंटल राइट है इसलिए इस पर किसी भी कानून के द्वारा विपरीत प्रभाव डाले नहीं जा सकते। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनके प्रक्रिया के नियम हैं जो उन्होंने बनाए हैं और जिसे बनाने की शक्ति उन्हें, मेरा ख्याल है, अनुच्छेद 145 या 147 इनमें से एक है, उसके अंतर्गत प्राप्त होती है। एग्जैक्ट बेयर आप अपने बेयर एक्ट से मिला लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट बेयर प्रोविजन याद करने की हमें कोई जरूरत अब बची नहीं है, वो आप ही को है जरूरत, क्योंकि आपको सर्वेंट होने के विभिन्न एग्जाम्स पास करने हैं, तो आपको वो जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना ही जो कॉन्सेप्चुअली है उसे बताना हमारा काम है। तो प्रक्रिया के नियम सुप्रीम कोर्ट अपने बना सकता है, वो अनुच्छेद 145 या 147 यहां कहीं लिखा है, आप देखेंगे मिल जाएगा। तो उन प्रक्रिया के नियमों में उन्होंने ये बना रखा था कि अगर आप हमारे समक्ष अंतर्गत अनुच्छेद 32 कोई रिलीफ मांगने आएंगे तो आपको एक निश्चित धनराशि ये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करनी पड़ेगी। और जब उनका ध्यान उस ओर दिलाया गया कि ये फंडामेंटल राइट है, कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता हो, और आपकी ड्यूल कैपेसिटी है, आप प्रशासनिक न्यायालय भी हैं और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट के गारंटर और प्रोटेक्टर ये भी हैं। और आपने स्वयं कहा है, रोमेश थापर दरायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, रोमेश थापर, ये मुकदमे हैं जिनमें आपने स्वयं कहा है कि हम फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्टर यानी संरक्षक और गारंटी देने वाले ये हैं। तो आप स्वयं भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते या ऐसा स्वयं कोई नियम प्रक्रिया का नहीं बना सकते जो मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 32 के विरोध में जाता है। कोई नहीं बना सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। ये कोई अलग से रेमेडी देने के लिए फंडामेंटल राइट के चैप्टर के बाहर की चीज नहीं है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार के तौर पर भारत के लोगों को प्राप्त हुआ है। ये अलग बात है कि इसको उपयोग में लाने का हक आपको दिया गया, तो इससे जो अधिकार धारण कर रहा है उसके प्राधिकार पर कोई एडवर्स इफेक्ट ये थोड़ी होता है। आपको उस अधिकार के मुताबिक शक्ति प्राप्त होती है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि जो अधिकार का धारक है उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव उस पर कारित हो रहा है, ये तो माना ही नहीं जाएगा। इसलिए आप भी ऐसा कोई प्रक्रिया का नियम नहीं बना सकते जो कि सिक्योरिटी, काहे बात की सिक्योरिटी, जब मेरा अधिकार है एफआईआर लिखाना, यदि मेरे साथ कोई अपराध हो रहा तो एफआईआर लिखाना ये मेरा कानूनी अधिकार है, और एफआईआर लिखना ये एसएचओ का कानूनी कर्तव्य है, क्योंकि हम में अधिकार निवास कर रहा है तो एसएचओ में कर्तव्य ये निवास कर रहा है। और आप ये कहें कि हम अपने अधिकार का एंजॉयमेंट अगर करना चाहेंगे तो अमुक धनराशि में इन्वेस्ट करनी होगी, ये तो बात ही एब्सर्ड है, ये बात एकदम बेकार की है। तो इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि आपकी प्रक्रिया के नियमों में भी ऐसा नियम है जो सिक्योरिटी की अपेक्षा करता है, मेरे ख्याल में मुकदमा है प्रेमचंद गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां तक हमें याद है ऐसा ही है, बाकी आप सर्च कर लेंगे।
लेकिन ऐसा कहा है और वो प्रक्रिया का नियम क्वेश किया, नहीं माना कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं बन सकती जो किसी को उन दशाओं में जब उच्चतम न्यायालय में उसे अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए कोई रिट दायर करनी हो तो किसी प्रकार की पूर्ववर्ती कोई शर्त लगाती हो, ऐसी सारी विधियां और कानून शून्य समझे जाएंगे। एक और कानून बना था, कल हमने चर्चा की थी कि उसमें यह कहा कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ व्यक्ति है वो अपने ग्राउंड्स किसी के समक्ष डिस्क्लोज नहीं करेगा, यानी गवर्नमेंट या डिटेनिंग अथॉरिटी उसे ग्राउंड देगी तो, क्योंकि वो तो आवश्यक शर्त है, लेकिन वो अपने ग्राउंड्स को किसी के समक्ष डिस्क्लोज नहीं करेगा। कोर्ट ने अनुच्छेद 32 में जब हैबियस कॉर्पस डाली गई तो इस शर्त को भी नहीं माना, क्योंकि अगर वो ग्राउंड डिस्क्लोज ही नहीं करेगा तो वैधता, उसके निवारक निरोध की वैधता आखिर ये कैसे तय होगी। इसलिए ये शर्त फंडामेंटल राइट के एंजॉयमेंट इसके खिलाफ है, इसलिए इस कानून को भी शून्य माना का कुछ नहीं। कोई कानून कोर्ट को अनुच्छेद 32 द्वारा जो शक्ति प्राप्त है उसका उपयोग करने से नहीं रोक सकती, और इनफैक्ट ये लाइन बोलनी भी नहीं चाहिए। लाइन ये ठीक है कि चूंकि अनुच्छेद 32 मूल अधिकार के तौर पर भारत के नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए उनके इस अधिकार की सुरक्षा जो उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है, चूंकि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई कानून नहीं हो सकता, इसलिए नागरिकों के फंडामेंटल राइट की रक्षार्थ उच्चतम न्यायालय किन्हीं भी मर्यादाओं के ऊपर जाकर एडजुडिकेट करने के लिए भारत के संविधान द्वारा सशक्त बनाया गया। ये लाइन इसलिए बोलनी चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च चीज नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च चीज है। अगर पूर्ववर्ती बात बोली जाए तो वही संकल्पना उभरती है जो संकल्पना गलत ढंग से समाज में स्थापित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। सर्वोच्च कोई नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ प्रत्याभूत गारंटीड कौन कर रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही सबके अधिकार और शक्तियां और सबका संगठन ये बाहर आ रहा है। इसलिए कहा यह जाना चाहिए कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फंडामेंटल राइट के तौर पर यह अधिकार गारंटीड किया है भारत के नागरिकों के लिए, इसलिए मूल अधिकार इसकी सुरक्षा के लिए भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वे किसी भी मर्यादा को स्वीकार न करें, वो विधायी है या किस ढंग की है, क्योंकि अनुच्छेद 13 ऑलरेडी मौजूद है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। वो कहता कोई कानून अगर फंडामेंटल राइट के विरोध में है वो संविधान के पूर्व बना, संविधान के बाद बना, इससे मतलब ही नहीं। अगर संविधान के पूर्व बना तो 13(1) आच्छादन का सिद्धांत, संविधान ने लागू होते ही उसे आच्छादित कर दिया और उस कानून के बारे में माना यह जाएगा कि आज की डेट पर वो है ही नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट ने उसे आच्छादित कर दिया। उस कानून का अस्तित्व तथ्यता भले ही हो, यानी आपको वो बना हुआ दिखता आंखों से भले ही हो, क्योंकि तथ्य की परिभाषा यही कि ज्ञानेंद्रियों से जिसका आप अनुभव कर सकते हैं, तो तथ्य के तौर पर आपको वो कानून समाज में आंखों से दिखाई भले ही देता हो, लेकिन विधिता कानूनन उसके बारे में माना यह जाएगा कि वो नहीं है। ठीक है, और अगर संविधान के बाद का है तो राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा ही नहीं, यदि राज्य के पास विधायी क्षमता ही नहीं है।
और जो विधायी क्षमता ही नहीं, तो तथ्यता आपने कानून के नाम पर जो अधिनियमित किया है उसे माना ही कैसे जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आपके पास कोई विधायी क्षमता है ही नहीं। और विधायी क्षमता आप प्राप्त कहां से कर रहे हैं? भारत के संविधान से, तो वो हो ही नहीं सकता। इसीलिए एक मामले में जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसे केवल उन मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने का हक है जो इन्वेस्टिगेशन के दिनांक से 1 साल के भीतर घटित हुए। यानी अगर सामान्य भाषा में कहें तो आज से 1 साल पहले तक जितने मामले घटित हुए उन्हीं मामलों के संबंध ह्यूमन राइट कमीशन आज की तिथि पर इन्वेस्टिगेशन करने का निर्णय ये ले सकता है। ये उस एक्ट में लगाई गई मर्यादा है जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन का गठन हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ह्यूमन राइट कमीशन को निर्देशित किया है कि आप उन मामलों की जांच करेंगे, यानी पर्टिकुलर मामला जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा उस पर्टिकुलर मामले की जांच के लिए उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन को निर्देशित किया, इस तथ्य के होते हुए कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 1 वर्ष की अवधि के बाद गया था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा कि चूंकि अनुच्छेद 32 में हमारी जो शक्ति है वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दी गई, इसलिए अनुच्छेद 32 में अनुतोष देते समय हमारी शक्ति किसी भी अधिनियम से बाधित नहीं हो सकती। और इसलिए अनुच्छेद 32 में जब हम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो ह्यूमन राइट कमीशन इसके ऊपर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने वाली है जो शर्त उसके गठन को सुनिश्चित करने वाले अधिनियम में दी गई वो शर्त लागू ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो शर्त कानून की है। कानून ये कह रहा है कि आप 1 साल जिन घटनाओं को हो गया उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और कानून की कोई शर्त अनुच्छेद 32 में जो हमें क्षेत्राधिकार प्राप्त है उस पर किसी ढंग का कोई सीमांकन ये कर ही नहीं सकती। इसलिए हम इंपावर्ड हैं कि हम आदेश दें कि वे घटनाएं जो वर्षों पूर्व घटित हो गई उनके संबंध में भी ह्यूमन राइट कमीशन हमारे आदेश पर, और हमारे आदेश इसलिए नहीं कि वो सर्वोच्च है, ये कॉन्सेप्शन बार बार बताना इसीलिए पड़ता है ताकि मिसकॉन्सेप्शन न हो। ये इसलिए नहीं कि वो बहुत शक्तिशाली या वो बहुत देवत्व के प्रतिनिधि इस रूप में स्थापित हुए, नहीं, ये नागरिकों के मूल अधिकारों का सवाल है। इसलिए भारत का संविधान ये शक्ति दे रहा है कि अगर कोई कानून है भी तो भी फंडामेंटल राइट इसके प्रोटेक्शन के लिए उस कानून के द्वारा कोई एडवर्स इफेक्ट पैदा ही नहीं हो सकता। जब पैदा ही नहीं हो सकता तो हाउ कैन यू से कि ऐसी शर्त उस अधिनियम में दी कि हम 1 साल से पहले का इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते होंगे। लेकिन अनुच्छेद 32 का सवाल अगर आ रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये फंडामेंटल राइट के वायलेशन के सवाल पर अगर देने का सवाल है तो फिर कोई कानूनी शर्त हो ही नहीं सकती। और कई बार भले ही डिसीजन देखने में उल्टा लगे लेकिन उसके बाद भी बात हमारे काम की होती है। एक मामले में जो वर्किंग जर्नलिस्ट, ठीक है,
यानी ऐसे पत्रकार जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट, उन्हें कितना वेतन दिया जाए, इस प्रश्न पर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट ये बनाया गया। और उस वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में एक बोर्ड की स्थापना हुई और उस बोर्ड में ये शक्ति निहित की गई कि वो वर्किंग जर्नलिस्ट को कितना वेतन दिया जाए इस प्रश्न का निर्धारण करे। लेकिन एक्ट ये अपेक्षा नहीं करता था कि वर्किंग जर्नलिस्ट बोर्ड जब फिक्सेशन ऑफ वेजेस करेगा, जब वेतन का संदाय कितना किया जाए इस तथ्य को निश्चित करेगा, तो उसे कारण देने होंगे। ये अपेक्षा उस अधिनियम में वर्णित ही नहीं थी, क्योंकि कोर्ट का व्यू ऐसा रहता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट पर विपरीत प्रभाव किसी कानून का पड़ रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट कौन सा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोर्ट का व्यू है, इस्टेब्लिश। तो जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की और कहा यह अधिनियम असंवैधानिक है। क्यों? इसलिए है क्योंकि यह अपेक्षा वर्णित नहीं करता कि जब फिक्सेशन ऑफ वेजेस होगा, जब वेतन का निर्धारण किया जाएगा, तो आप सकारण वेतन का निर्धारण करेंगे कि इतना ही क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं। ऐसी अपेक्षा इस कानून में नहीं है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट के विरोध में है हमारे। क्योंकि नियोजन संबंधी मामले अनुच्छेद 16 का विषय है, ठीक है। अगर शोषण और बेगार आप नहीं कराएंगे, वो 2324 में है। और कम वेतन पर काम कराना यह भी शोषण का ही एक रूप माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस वेतन के फिक्सेशन के खिलाफ कोर्ट आना चाहेंगे, अनुच्छेद 16, 23, 24 आदि के उल्लंघन के आधार पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आएंगे, तो अनुच्छेद 32 में ही तो हम आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कारण बताएंगे नहीं। इनके ऊपर ये अपेक्षा ही नहीं कि कारण सकारण वेतन का निर्धारण करें, तो कारण ही नहीं होंगे। ये जब कारण ही नहीं बताएंगे तो हम आएंगे कैसे? कोर्ट ने कहा नहीं, एक्ट एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखिए तर्क क्या उठाया जा रहा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम आ ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वाकई ऐसा होता कि वे न जा पाते तो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया होता। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 32 पर कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, अनुच्छेद 32 पर कोई लीगल यानी कानून के द्वारा कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जा सकती। इस तथ्य की पुष्टि इस कथन से हो रही है, यद्यपि सीधे सीधे यह दिख नहीं रहा कि इस कथन से इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि अनुच्छेद 32 पर किसी कानून के माध्यम से कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। वो कह क्या रहे हैं कि हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपनी याचिका प्रस्तुत कैसे करेंगे, क्योंकि ये सकारण वेतन का निर्धारण नहीं कर रहे और इसलिए कानून शून्य है। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये अनुच्छेद 32 द्वारा निर्धारित या द्वारा दिए गए अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगा रहा है, ये कानून, इसलिए ये अधिनियम शून्य है। वो ये कह रहे हैं। और अगर ये कह रहे हैं वो, इसका अर्थ ही सीधे ये हुआ कि अनुच्छेद 32 पर कानूनन प्रतिबंध यानी कानून के आधार पर यानी सामान्य विधि के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता। वो ये कह रहे हैं और कोर्ट ने कहा कि नहीं, चूंकि ये
जो कानून है ये आपके अनुच्छेद 32 के अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं रहा, इसलिए संवैधानिक है। इसका मतलब कोर्ट ये मान रहा है कि अगर लगा रहा होता तो ये शून्य होता। इसका मतलब ये निकला कि अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार को कानून सामान्य बनाकर सीमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कानून क्या कह रहा है कि वे जो वेतन निर्धारण के लिए, ठीक है, वेज बोर्ड बना है वो वेतन का निर्धारण करेगा। उसने ये तो नहीं कहा कि कारण नहीं देगा, ये तो नहीं कहा, उसने कहा वेतन निर्धारण करेगा। तो वेतन निर्धारण सकारण ही करेगा, यही मानना चाहिए, क्योंकि किसी आदमी से यह अपेक्षा कैसे हो सकती है। हमने कहा तुम्हें परीक्षा पास करनी है, अरे इसमें मतलब ये, इसमें अलग से कहने की जरूरत थोड़ी है कि बिना नकल पास करनी है, ये अलग से कहने की जरूरत थोड़ी है। और अगर अलग से हम ये कह रहे हैं कि आपको परीक्षा बिना नकल पास करनी है, इसका मतलब मेरे मन में ये संदेह है कि आप परीक्षा नकल से ही प्राप्त पास करेंगे। वही जो हम कहा करते हैं कि अगर मंदिर जाकर आप कुछ मांग रहे हो तो इसका अर्थ ही है कि आप ये मान रहे हो कि आप योग्य तो उसके हो जो आप मांग रहे हो, लेकिन चूंकि ईश्वर अन्यायी है इसलिए उसने वो आपको दिया नहीं। ठीक है, आप अपनी वर्तमान स्थिति से प्रसन्न नहीं हो, आपकी मान्यता यह है कि आपको मिलना तो कुछ और चाहिए, जबकि ईश्वर ने आपको दे कुछ और रखा है। और चूंकि ईश्वर ऐसा शक्तिशाली गुंडा है कि अगर आप उससे जिस ढंग से शिकायत की जाती है उस ढंग से करो तो वो आपका बुरा कर देगा, ऐसा विश्वास आपके मन में है, इसलिए आपने शिकायत करने का बड़ा सज्जनोचित ढंग ये अपनाया है और बड़े सज्जनोचित ढंग से आप शिकायत कर रहे हो कि हमें ये दे दीजिए। ये आपने सज्जनोचित ढंग अपनाया है। अगर वास्तव में कोई शिकायत होती ही ना तो कुछ मांग का सवाल ही कहां है। जो उसने दिया बस काफी है, उसने हमारे लिए उचित यही माना होगा इसलिए यही दिया, इसके अलावा कुछ उचित माना ही नहीं होगा इसलिए उसने नहीं दिया। और अगर वो कुछ उचित जानेगा, हमें पात्र मानेगा तो देगा। इसके लिए हम उससे मांग क्यों करें? मांग का मतलब है कि आप ईश्वर से भक्ति के आधार पर तो संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर आप भक्ति के आधार पर संबंधित होते हैं, आप अपने माताजी पिताजी से तो नहीं कहते कि मेरे कल्याण में ही काम करना, मेरे विरोध में मत करना, ये उनसे तो नहीं कहते, क्योंकि उन पर आपको विश्वास है कि वे आपके कल्याण के लिए ही काम करेंगे। तो ईश्वर पर यह अविश्वास क्यों? आप कुछ मांग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप सज्जनोचित ढंग से शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि सज्जनोचित ढंग यही होता है शिकायत करने का कि अरे भाई ठीक है इन्हें ये दे दो। इसका मतलब ये मिलना तो इन्हें चाहिए लेकिन तुम दे नहीं रहे, तो रिक्वेस्ट है इन्हें दे दो, कहना तो आप यही चाहते हैं। तो अगर यह कहा गया कि वेज बोर्ड वेतन का फिक्सेशन करेगा, इसका मतलब ये है कि वो सकारण करेगा। आप ये क्यों मान रहे हो? ये सकारण नहीं करेगा। या तो एक्ट में ये लिखा होता कि सकारण नहीं करेगा तो आपकी बात ठीक थी, तब आपकी बात ठीक थी कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उसने तो एक बात कही, और जो बात उसने कही वो एक निश्चित प्रक्रिया से कही जाती है या की जाती है, तो उस प्रक्रिया को वो अडॉप्ट करेगा, ऐसा संदेह क्यों कि वो उस प्रक्रिया को अडॉप्ट नहीं करेगा? तो इसमें से इस बात की पुष्टि होती है कि अनुच्छेद 32 की शक्ति को
किसी कानून के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और ये मूल अधिकार है, और चूंकि ये फंडामेंटल राइट है, इसलिए इसके अगेंस्ट कोई कानून बन ही नहीं सकता। और अगर पहले से मौजूद है तो वो आच्छादन के सिद्धांत के मुताबिक शून्य हो जाएगा, बन ही नहीं सकता। और जब कभी बनाने की कोशिश हुई तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट के अपने ही नियम क्यों न हो, उन्होंने उस मर्यादा को स्वीकार नहीं किया। चाहे ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा 1 साल के पूर्व के मामलों को इन्वेस्टिगेट करने का मामला हो, चाहे उनके द्वारा स्वयं बनाया गया नियम हो, और चाहे इस एक्ट का मामला हो, उन्होंने कभी कोई लिमिटेशन स्वीकार नहीं की। तो कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अब सबसेक्शन 1 देखते हैं। कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है, गारंटीड किया जाता है। कोई प्रक्रिया यहां नहीं दी गई। जब आप क्रिमिनल लॉ इसे मोशन में लाना चाहते हैं तो वहां प्रक्रिया है। यू मस्ट गेट लॉज द FIR इन दैट कंसर्न पुलिस स्टेशन। आप उसी पुलिस स्टेशन में अपनी FIR लिखाएंगे जिस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर आपके साथ हुआ अपराध अंशतः या पूर्णतः किया गया है, ठीक है ना। उसी पुलिस स्टेशन में आप अपनी FIR लिखाओगे। क्यों? इसलिए क्योंकि FIR आप काहे के लिए लिखा रहे? इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इन्वेस्टिगेशन करने की ताकत किसे है? SHO को, ठीक है। और SHO इन्वेस्टिगेशन किन अपराधों के संबंध में कर सकता है? ये पहले 156(1) बताता था, ठीक है। पहले कौन सी धारा बताती थी? 156(1). हमने आपको पहले भी कहा है कि आपने सिर्फ 156(3) पढ़ी है, पढ़ी वो भी नहीं है, सुनी है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की ताकत SHO को कहां मिलती है? 156(1). हालांकि अन्य धाराओं में भी मिलती है, लेकिन मुख्य जो इन्वेस्टिगेशन की ताकत है वो 156(1) में मिल रही है। और वर्तमान में 175(1), 175 ही हुआ ना, 175 ही होगा। हाँ भाई, 173 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR होगी, 174 में आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR होगी, 154, 155, 156, तो उसी रेशियो में चले तो 175(1) में है। और जो 175(1) की भाषा है वो लिखा है वहां कि SHO को उसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन का हक होगा जिस अपराध के विचारण का या विचारणार्थ सुपुर्द करने का हक उस न्यायालय को प्राप्त है जिस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं उसके थाने में जो क्षेत्र शामिल है उस पर विस्तृत हैं। क्योंकि BNSS जब बताई होगी 175(1) जब बताई होगी तब प्रॉपर ध्यान दिया ही नहीं होगा। इसलिए इन शब्दों का जो विस्तार है या इन शब्दों का जो मतलब है वो शब्द बेयर के शब्द बताने से समझ में ही नहीं आ रहा, तो ना आएगा। यही हम कहते हैं कि जिस समय कोई चीज बताई जा रही उसी समय समझ लीजिए। और जब कानून चूंकि इंटरकनेक्टेड है तो जब बातें चलेंगी तो फिर उन सबकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब जो है सो है, हम भी इसमें क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल मोटे मोटे में समझ लीजिए, मोटे मोटे में समझ लीजिए कि SHO सिर्फ उन अपराधों की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो उसके थाना क्षेत्र में घटित हुए हैं। ये लाइन बेयर के शब्दों की किस प्रकार की व्याख्या से निकलती है, ये निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष है कि SHO अपने थाना क्षेत्र में घटित अपराधों का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो पार्टली या पूर्णतः
उसके थाना क्षेत्र में घटित हुए हैं। ये निष्कर्ष है, और निष्कर्ष जिन शब्दों के आधार पर है वो बेयर के शब्द हैं, लेकिन बेयर के शब्दों से वो निष्कर्ष कैसे निष्कर्षित होता है ये अब इस समय नहीं बताया जा सकता। जैसे आप लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये निष्कर्ष है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये निष्कर्ष है। लेकिन इस निष्कर्ष पर आने के लिए पूरी डेरिवेशन सिद्ध करनी पड़ती है, और वो 1.5 पन्ने में सिद्ध होती है, तब ये निष्कर्ष आता है। और इस निष्कर्ष को आप सूत्र के रूप में हाई स्कूल में रट लेते हैं, ठीक है ना। कहते ट्रिगोनोमेट्री के जो सूत्र हैं, फार्मूलाज हैं, वो रट लो, तो आप इन्हें u बराबर, ठीक है, वो 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, ये सारी चीजें आपने रट ली हैं, लेकिन इन डेरिवेशन को सिद्ध किया जाता है, ये निष्कर्ष है। तो ऐसे ही ये निष्कर्ष है। तो अगर आप क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना चाहते हैं तो प्रक्रिया है, आपको एफआईआर लिखनी होगी। एफआईआर कहां लिखेगी, लिखा है, या आप दूसरा रास्ता उपयोग कर लीजिए, कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, या वो मजिस्ट्रेट जिसके अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में अपराध घटित हुआ वो स्वयं संज्ञान ले ले। तीन ही तरीके हैं क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के, चौथा तरीका ही नहीं है। यानी निश्चित कर दिया कानून ने कि दीज आर द 3 मोड्स इफ यू वांट टू, ठीक है, गेट इन मोशन द क्रिमिनल लॉ। अगर आप क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना चाहते हैं तो दीज आर द 3 मोड्स ओनली, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। आप सिविल सूट, ठीक है, आप सिविल रेमेडी चाहते हैं तो सीपीसी अभी हम लोगों ने बात नहीं की, लेकिन वहां भी आदेश 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, धारा 15 है, धारा 26 है। धारा 26 कहेगी कि प्रत्येक सिविल सूट वाद पत्र को संस्थित करके ही, यानी वाद पत्र संस्थित करके ही, और वाद पत्र कैसे तैयार होगा ये आदेश 7 है, ठीक, वाद पत्र की विरचना, वो सारी चीजें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा। यहां किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। उसने कहा कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा, बस सिर्फ इतना, समुचित कार्यवाहियों। समुचित कार्यवाहियों का मतलब यह हुआ कि वे कार्यवाहियां जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित मानी जाए, उन कार्यवाहियों से। सिविल सूट की तरह पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। यद्यपि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो यही बताते हैं कि ये पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पिटीशन की, कोई जरूरत नहीं। और अगर जरूरत होती ही तो चिट्ठी पर संज्ञान, ठीक है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन का सुप्रीम कोर्ट कदापि ले ही नहीं सकता था। कैसे ले लेगा? अगर पिटीशन फाइल किए जाने की जरूरत ही हो तो वो जो दखल करके वहां टाइपिस्ट पिटीशन टाइप कर देते, क्योंकि कोई वहां सब सेट है, सब सेट है। टाइपिस्टों के पास सेट रखी है, ये मंडमस का प्रारूप है, ये कोवारंटो का है, ये सर्चरियो का है, ये प्रोविजन का है, सब उनके पास रखा है। आप गए, आपने बताया, बदनाम पता बदला, निकल आई पिटीशन अंग्रेजी में, ठीक है, सब सेट है। तो अगर ये आवश्यक ही है, अगर ये आवश्यक ही है इस प्रकार से पिटीशन को फाइल करना, तो फिर पत्र, लेटर, इस पर कैसे संज्ञान हो रहा है? ठीक है, किसी ने चिट्ठी लिख दी सुप्रीम कोर्ट को और संज्ञान हो गया। इवन कई मामलों में तो आप पढ़ते हैं कि न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान, सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया। स्वतः को अंग्रेजी में बोलते हैं सुमोटो।
सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया, अखबार में घटना पढ़ी और कॉग्निजेंस ले लिया। कोई तो नहीं गया पिटीशन फाइल करने। तो उसके बारे में आपके टीचर, आप सब मिलकर एक बात बताते थे, अरे सुप्रीम कोर्ट को तो वो जो चाहे तो कर दे। उसके लिए आपके पास तर्क ये है, क्योंकि संबंधित अनुच्छेद को देखना, उसे समझना, ये थोड़ा हेक्टिक एक्सरसाइज है, इसलिए इससे बचो। इसे करने की क्या जरूरत, जबकि इन्हीं शब्दों में इसका मूल है। वो कहता है समुचित कार्यवाहियों द्वारा, यानी कार्यवाही का प्रारंभ। इसे करने के लिए कोई एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका कुछ है ही नहीं। कोई जरूरत नहीं कि कार्यवाही संस्थित करने के लिए जो परंपरागत तरीके अपनाए जाते हैं उनमें से कोई अपनाया जाए, या फंडामेंटल राइट के वायलेशन का प्रश्न गैर परंपरागत तरीके से न्यायालय द्वारा सुना जाए और उस पर कार्यवाही की जाए। इसके लिए कोई तरीका स्पेसिफिकली मेंशन यहां नहीं हुआ। क्यों? उसने कहा समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से। और न्यायालय ने विभिन्न मामलों में यह कहा है कि जानबूझकर शब्द रखे गए प्रेमर्थ के द्वारा, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या कानून तो छोड़ो, वो तो सामान्य बात है, नहीं जानते। सामान्य बातों मूर्खता की बात करते हैं। तो कानूनी अधिकार इन्हें तो ठीक है, वो तो जो कानून जानने का दावा करते हैं उस वर्ग में भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक तरीका कह दिया गया कि यही एक तरीका होगा, जैसे वाद पत्र प्रस्तुत करके या एफआईआर लिखा कर, तो जो कमजोर वर्ग है जिसे फंडामेंटल राइट की सबसे अधिक जरूरत है, उसे तो ये चीजें उपलब्ध ही नहीं होंगी। इसीलिए समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से। और आपसे बड़ा प्री में पूछा जाता है कि कौन सी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट पर लागू होगी। कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी और सब लागू होंगी। कोई लागू नहीं होगी, सब लागू होंगी। यह अजीब उलट तरीके का शब्द है। जैसे कल कोई हमसे पूछ रहा था कि जो पढ़ना चाहिए वो कैसे पढ़ना चाहिए, तो हमने कहा पढ़ना ऐसे चाहिए कि पढ़ना तो हो लेकिन मेहनत ना हो। पढ़ना हो, मेहनत ना हो। अभी बात बड़ी उल्टी उल्टी लग रही है कि पढ़ना हो, मेहनत ना हो। अब खेलते हैं, मेहनत नहीं होती। खेलने से आनंद मिलता है, जबकि शरीर थकता है। लेकिन खेल है, मेहनत नहीं है। ठीक है, जब पढ़ाई खेल बने, यानी पढ़ाई आपको मनोरंजन लगे, आपका मन प्रसन्न हो पढ़कर, तब पढ़ाई आपके लिए ज्ञान बनती है। क्योंकि ज्ञान की डेफिनेशन ही यही है कि ज्ञान वो है जो हल्का करे, और ज्ञान जो बोझ उत्पन्न करे वो ज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञान है। और मजेदार ये है कि विभिन्न संस्थान आपको ज्ञान की बजाय अज्ञान बांट रहे हैं। वो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, वो मटेरियल खोपड़ी पर दोगे, उस स्टडी मटेरियल को देखकर और ज्यादा बोझ लगता है। और उस स्टडी मटेरियल में जो है वो अगर समझाया जाए तो वो आपको हल्का कर देता। फिर स्टडी मटेरियल से डर नहीं लगता। क्या लगता है? अरे ठीक है, इसमें यही तो लिखा है।
तो ज्ञान वो है जो हल्का करे, यही उसकी पहचान है। और अज्ञान वो है जो आप पर बोझ उत्पन्न करे, भार उत्पन्न करे, वो अज्ञान है। और मजेदारी ये है कि आप अज्ञान लेने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं और ज्ञान लेने के लिए आपके पास फुर्सत ही नहीं। नोट्स, स्टडी मटेरियल ये आप कलेक्ट करते घूम रहे हैं, क्या करेंगे इनका? हमारे हिसाब से तो ये रद्दी बेचने के काम आएंगे, बेकार है ये। ठीक है, तो पढ़ना ऐसे कि पढ़ाई हो, मेहनत ना हो। जब तक मेहनत लग रही है आप पढ़ नहीं रहे। जब तक कार चला रहे हैं आप, नहीं, परफेक्ट ड्राइवर नहीं, कार चल रही है, बस आप बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कर रहे हैं और कार चल रही है, अब हैं आप परफेक्ट ड्राइवर। ठीक है, काम करें, मेहनत ना हो। और जब काम करते हैं आप और मेहनत नहीं होती है, तब जो काम के रिजल्ट होते हैं इतने शानदार, इतने शानदार कि वो देखकर मजा आ जाता है। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि आज जैसा लेक्चर लिया शायद कभी नहीं लिया। उस दिन हम लेक्चर ले नहीं रहे होते हैं। ठीक है, यानी लेक्चर ले नहीं रहे मीनिंग दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं। और जब लेक्चर एंजॉय होता है तो जो निकल कर आएगा वो अद्वितीय होता है, अनुपम होता है। जितनी भी प्रसिद्ध विश्वकृतियां बनी वो कोई बनाई नहीं गई हैं, कोई नहीं बनाई गई। जितने भी कवियों ने बेहतर कविताएं लिखी हैं, कुछ भी नहीं लिखी गई हैं, बस वो लिख गई हैं। जब लिखी जाएगी तो 2 कौड़ी की होगी, क्योंकि उसमें मेहनत है। और मेहनत नहीं, प्रयास हो, मेहनत नहीं, मेहनत नहीं, यही कसौटी है। ठीक है, किसी भी चीज की। तो यहां जानबूझकर उन्होंने लिखा समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से, मीनिंग देयर बाय सारी प्रक्रियाएं लागू होंगी और कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। समुचित कार्यवाहियों यानी जितनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है, ये जितनी प्रक्रियाएं आज तक ज्ञात हैं उनमें से किसी का भी इस्तेमाल फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए किया जाएगा। और भविष्य में जितनी कार्यवाहियां, जितनी प्रक्रियाएं खोज ली जाएंगी, वे सभी इस समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने की जो गारंटी है उन शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था तो जितनी प्रक्रियाएं ज्ञात थी, ठीक है, वे सारी प्रक्रियाएं कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने से लेकर आज तक इस्तेमाल की जा चुकी हैं फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए। और जिस समय यह संविधान बना था उस समय अनुतोष देने के लिए जिन प्रक्रियाओं की मान्यता नहीं थी उन्हें भी आज, ठीक है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मामले में अनुतोष देने के लिए प्रक्रिया के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कभी नहीं थी, ठीक है ना। तो समुचित कार्यवाहियां बड़ा अद्भुत शब्द है, ठीक है। ये अपने में उन सारी कार्यवाहियों को शामिल कर लेता है जो अब तक ज्ञात हैं, ठीक है, कार्यवाहियों के लिए प्रक्रिया के तौर पर। और ये उन प्रक्रियाओं को भी अपने में शामिल कर लेता है जो भविष्य में अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के तौर पर खोजी जाएंगी। आप देखेंगे तो
अनुतोष प्राप्त करने के लिए जो लेसिजे फेरे एरा है, लेसिजे फेरे एरा ये हम कहते हैं किसको, उस युग को कहते हैं, ठीक है। ये पुलिस स्टेट उस युग को कहते हैं जिस युग में स्टेट ने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में उतना ही हस्तक्षेप करने का निर्णय किया था जितना आपसे न्यूनतम नैतिकता के पालन कराने के लिए जरूरी है। उससे ज्यादा स्टेट आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था। यानी सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य, मुद्रा, विदेशी संबंध, कुछ निश्चित मामले वो स्टेट अपने पास रखता था, शेष कुछ नहीं, शेष नागरिक स्वतंत्र। अब हम वेलफेयर स्टेट में हैं, जहां राज्य का काम नागरिकों का कल्याण ये सुनिश्चित करना है, ठीक है। इसलिए जो लेसिजे फेरे एरा है उसमें यह नियम था कि जिसके अधिकार का वायलेशन हुआ वही आएगा मांगने। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने हाफील्ड और सामंड का अधिकारों का वर्गीकरण ये पढ़ा है, और साथ में उनका परस्पर यानी अधिकारों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनका परस्पर ड्यूरल रिलेशन क्या है ये भी देखा है। हम लोगों ने देखा है, हाफील्ड कहता है कि अधिकार के विभिन्न स्वरूप हैं, अधिकार है, विशेषाधिकार है, निर्योग्यता है, वो सॉरी अधिकार है, विशेषाधिकार है, उन्मुक्ति है, ठीक है, और निर्योग्यता नहीं, दायित्व शायद ऐसे करके वो बताता है, अधिकारों के प्रकार बताता है। और फिर कहता है इनके ड्यूरल अपोजिट कौन से हैं, ठीक है, और इनका ड्यूरल रिलेशन, ठीक है, अपने अपोजिट से किस तरह का है वो बताता है। जैसे आप में विशेषाधिकार है तो बाकी सब में निर्योग्यता होगी, यानी आपके विशेषाधिकार का सम्मान करने के लिए सब बाध्य होंगे, इस ढंग की बात वो करता है, ठीक है। तो आपका विशेषाधिकार है, आपका है ना, तो अगर आपके विशेषाधिकार का हनन हुआ तो शिकायत करने आप ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपका विशेषाधिकार था ना, और किसी का तो नहीं था। तो इफ द प्रिविलेजेस विच वाज वेस्टेड इन यू, ठीक है, दैट हैज बीन वायलेटेड, देन यू मस्ट कम। जैसे कहते हैं घर में कि अरे भाई उनके साथ बुरा हुआ तो वो शिकायत करने क्यों नहीं आ रहे, तुम कौन, ठीक है, जो कूदे कूदे घूम रहे हो। अगर उनकी चोरी हुई तो वो आए ना, वो कहें उनका मुंह फूटा है क्या, इस ढंग की बात करते हैं। कहते उनके साथ बुरा हुआ तो वो कहे ना कि उनके साथ बुरा हुआ। आप आपसी बातचीत में भी कहते हैं कि भाई देखो, कहना तुम्हें ही पड़ेगा, कहना तुम्हें ही पड़ेगा, समर्थन हम भी करेंगे। और जो हम कॉलेज के जमाने में थे, आप लोग भी रहे हैं, हालांकि अब कॉलेज का जमाना बहुत बदल चुका है। हमारे जमाने में कॉलेज कैंपस में झगड़े होते थे, खूब झगड़े होते थे, कारण विभिन्न होते थे लेकिन झगड़े खूब होते थे। और अब झगड़े तो हम अब कॉलेजों में रेयर देखते हैं, हां ठीक है, दूसरे प्रकार की गतिविधियां, ठीक है, जिनकी चर्चा करना ठीक भी नहीं होगा, वो कॉलेजों में चलती हम जरूर देखते हैं। लेकिन हमारे समय झगड़े खूब होते थे। तो जब झगड़े होते थे कॉलेज में, छात्रों के दो गुटों में खूब मारपीट होती थी, तो कहते थे, जैसे कहते थे नहीं नहीं झगड़ा तुम्हारा, पहला हाथ तो तुम ही चलाओगे, पहला हाथ तो तुम ही चलाओगे, उसके बाद हम भी मारेंगे, ठीक है। ये एक बात रहती थी, वो बात ठीक नहीं है लेकिन समझाने के लिए चीजें ठीक रहती हैं। तो जब लेसिजे फेरे एरा था तो जिसके अधिकार का वायलेशन हुआ वो आए ना, अरे भाई वो नहीं आ रहा तो तुम कौन कूदे कूदे घूम रहे हो, ठीक है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई तो वही बात रही कि जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ वही आएगा। लेकिन कालांतर में इन समुचित कार्रवाइयों
इन शब्दों का जब विस्तार हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने समझना इनको शुरू किया, तो उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको जन्म दिया। और ये लोकस स्टैंडाई है, यानी सुने जाने का हक, ठीक है, जिसके अधिकार का वायलेशन हुआ उसे ही है। ये जो सामान्य नियम था इसको लिबरलाइज करना शुरू कर दिया। अब देखेंगे आपके किताबों में विभिन्न मुकदमे आपको मिलेंगे जिनमें उन्होंने इसको लिबरलाइज किया है। ओल्गा टेलिस है, ठीक है, क्योंकि वो रेडी पर, ठीक है, सामान बेचने वाले जो लोग थे फुटपाथ पर, उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट गई थी। ऐसे बहुत सारे मुकदमे, रुदल शावर है, हुसैन आरा खातून है, ये सब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत फाइल किए गए मुकदमे हैं। और चूंकि समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से लोगों के फंडामेंटल राइट को गारंटीड किया गया, समुचित कार्रवाइयां, और समुचित कार्रवाइयों में यह प्रश्न भी होता है कि हु मे अप्लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, यह प्रश्न भी उसमें आता है, समुचित कार्रवाइयां, क्योंकि कार्रवाई की शुरुआत कोई तो करेगा। आप एफआईआर लिखाते हैं, आप मुकदमा दीवानी न्यायालय में संस्थित करते हैं, लेकिन यह दीवानी अधिकार का सवाल नहीं है, यह दांडिक अधिकार का सवाल नहीं है, यह मूल अधिकार का सवाल है। और मूल का मतलब, हमने आपसे कहा कि किसी भी चीज को मूल तभी कहा जाता है जब वो गुण किसी भी वस्तु के, उस वस्तु के तौर पर निर्धारित किए जाने के लिए मूलभूत अर्थात आवश्यक होता है। अर्थात उस गुण को अगर उस वस्तु से हटा दिया जाए तो वो वस्तु और कुछ भी हो, कम से कम वो वस्तु नहीं बचेगी जिस रूप में उसे कैटेगराइज किया गया है। इसी को मूलभूत कहते हैं। तो ये मूल अधिकार है व्यक्ति का, भारत के नागरिक का। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस अधिकार को हटा दिया जाए तो फिर वो व्यक्ति या नागरिक बचेगा ही नहीं। ये कॉन्सेप्शन है इस अधिकार के पीछे, उसका वायलेशन हुआ तो यू मस्ट कम, ये कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन चूंकि यहां समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से, तो कार्रवाई समुचित चले, इसके लिए जरूरी है कि समुचित कार्रवाई पहले संस्थित हो, और संस्थित कोई व्यक्ति करेगा। तो नॉर्मल रूल ये था पहले कि वही आएगा जिसके अधिकार का वायलेशन हुआ होगा। अब ये बात बची नहीं, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से यह अधिकार प्रत्याभूत हुआ है। और स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यह अधिकार जिन शब्दों में प्रत्याभूत किया, उसने कहा कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, समुचित कराने के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का, समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। यह अधिकार किसको प्रत्याभूत किया जा रहा है? यहां पर यह सेक्शन मौन है, यह नहीं कह रहा कि ओनली दैट पर्सन विल इंस्टीट्यूट, ठीक है, द प्रोसीडिंग्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हुज राइट हैज बीन वायलेटेड बाय समबडी, ये कुछ नहीं कहा उसमें। जबकि आप सीआरपीसी या आईपीसी देखेंगे, वहां वो व्यक्ति बताए हैं जो सूचना देंगे या जो मुकदमा संस्थित करेंगे, या कुछ नहीं, कोई बात नहीं कही। कब? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। शब्द बड़े साधारण प्रकार के, तो इसलिए जब ये बात ही नहीं है हु में अप्लाई, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं बताया कि हु में अप्लाई। ये नहीं माना जा सकता कि वो भूल गए होंगे बताना, ये नहीं माना जा सकता।
इसका मतलब ये जानबूझकर उन्होंने यहां ये नहीं लिखा कि हु में अप्लाई है। एक ही निष्कर्ष है कि जानबूझकर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा जानबूझकर? क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक हो। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो काइंड हार्टेड होगा, जो दयालु प्रकृति का होगा, वो अगर उन लोगों की बाबत फंडामेंटल राइट जिनका वायलेट हो रहा होगा उनकी बाबत समावेदन करना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो नहीं कर पाएगा अगर हम ये बता देंगे कि हु में अप्लाई, नहीं कर पाएगा। इसलिए इस प्रश्न को खुला रखा है, ये बताया ही नहीं कि कौन प्रत्याभूत किया जाता, बस इतना कहा। यानी जिसके अधिकार का वायलेशन हो वो जाए तो प्रत्याभूत किया जाता है, कोई और जाए तो वह प्रत्याभूत किया जाता है। और हेबियस कॉर्पस इसमें तो अक्सर वही जाता है जो निरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो निरुद्ध है वो कैसे जाएगा? क्योंकि जो इलीगल डिटेंशन में ही है वो कैसे जाएगा सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस में तो अक्सर दूसरे ही जाते हैं। क्योंकि आप सिर्फ इतना आप निष्कर्षों को याद करते हैं, इसलिए निष्कर्ष कभी याद नहीं रहते। निष्कर्ष किस प्रकार आए हैं और क्यों हैं, वे निष्कर्ष उनके लिए आधार कहां है उसको देखते ही नहीं, इसलिए बात याद नहीं रहती। उसने कहा समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से बताया ही नहीं कौन समुचित कार्रवाई शुरू करेगा। आप ये याद कर लेते हैं कि कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्यों जा सकता है, काहे जा सकता है भाई? अगर ये पूछ दिया जाए तो आपके पास कोई उत्तर ही नहीं। इसलिए क्योंकि यहां ये स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया कि अमुक व्यक्ति जिसके अधिकार का वायलेशन होगा वही जाएगा। कोई भी जा सकता है, किसी के लिए भी फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन ये मांग सकता है, समुचित कार्रवाई। दूसरी चीज प्रक्रिया, ये बिल्कुल नहीं बताई, प्रक्रिया बिल्कुल नहीं बताई, कुछ नहीं कहा। सीपीसी लागू होगी, सीआरपीसी लागू होगी, लिमिटेशन लागू होगा, एविडेंस लागू होगा, कुछ नहीं कहा। नेचुरल जस्टिस लागू होगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस भी प्रक्रिया का ही भाग है, क्योंकि सीआरपीसी में ऑलरेडी वो विभिन्न प्रोविजंस में इनक्ट है। इसलिए कहा दंड न्यायालय में प्रक्रिया नेचुरल जस्टिस की नहीं, सीआरपीसी चलेगी या बीएनएसएस चलेगी। लेकिन यहां कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा समुचित कार्रवाई। ये प्रश्न उठा है बंधुआ मुक्ति मोर्चा में, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने कमीशन जारी किया बंधुआ मजदूरों की दशा को जानने के लिए। आपत्ति उठी है कि पहली बात कमीशन जारी करना, ये सीपीसी आदेश 26, क्रिमिनल कोर्ट वो भी कमीशन जारी कर सकता है। 133 की जब होती थी सीआरपीसी में, अब तो बीएनएसएस आ गई, 163 शायद हो गई है। जो 133 पहले थी, हमें याद नहीं, हो सकता 144 163 हुई हो, हमें याद नहीं है बीएनएसएस, ठीक है ना। लेकिन पहले जो 133 सीआरपीसी थी उसकी जब कार्रवाई चलती थी तो एक धारा आती थी, मेरा ख्याल है 139 थी या 142 थी, 139 थी संभवतः, उसमें कमीशन जारी करने की शक्ति थी, ठीक है। 139 या 142 में से एक थी। ऐसे ही जब 145 को सुनते थे तो कमीशन जारी करने की शक्ति थी, और कमीशन जारी करने की सामान्य शक्तियां जब एविडेंस रिकॉर्डिंग होती है वहां भी दी गई हैं, ठीक है ना। तो सीआरपीसी सीपीसी दोनों जगह कमीशन जारी करने की शक्ति दंड न्यायालय और सिविल न्यायालय को प्राप्त थी। तो पहली बात उठी बंधुआ मुक्ति मोर्चा में कि कमीशन जारी करने की ताकत सिविल न्यायालय और दंड न्यायालय की है। दूसरी चीज, उनका कमिश्नर जो साक्ष्य लेकर आएगा, यानी कमिश्नर कमीशन करेगा, उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा, वो रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर पढ़ी जाएगी, और साक्ष्य इसके तौर पर केवल उसी चीज को पढ़ा जा सकता है कानूनन
जिसकी सत्यता के परीक्षण का अवसर प्रतिपक्षी को मिला। साक्ष्य के तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा जा सकता जिसके परीक्षण का अवसर प्रतिपक्षी को न मिला हो। और साक्ष्य इसके तौर पर व्यक्ति सत्य कथन ही करे, इसके लिए दो टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। एक, हम उसे शपथ दिलाते हैं और इसके द्वारा उसकी अंतरात्मा को आवाज देते हैं कि वो सच ही कहे। और दूसरा, क्योंकि सच किसी व्यक्ति से निकलवाने के दो ही तरीके हैं, या तो वो सच बता दे या हम सच पूछ लें अपनी चतुराई से। दोनों तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। उसे शपथ भी दिलाते हैं ताकि वो सच बताए, उसकी अंतरात्मा को आवाज देते हैं, और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम उसे सच उगलवा लें। ये दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। तो ये तर्क रखा गया बंधुआ मुक्ति मोर्चा में कि ये तरीके कमिश्नर रिपोर्ट के साथ नहीं होंगे और कमीशन रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर पढ़ी जाएगी। इसलिए कमीशन जारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सीआरपीसी और सीपीसी की प्रक्रिया है, दूसरी चीज इसमें साक्ष्य के तौर पर जो कुछ दिया जाएगा रिपोर्ट, उसे पढ़ा जाएगा और उसकी सच्चाई की परीक्षा करने का अवसर चूंकि हमें नहीं मिला, इसलिए यानी प्रतिपक्षी को नहीं मिला, इसलिए इसको नहीं जारी करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से, ठीक है, अनुच्छेद 32 में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं। हम सीआरपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सीपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सब कुछ मना कर सकते हैं, वही पढ़िए, मेहनत न हो। कार्रवाई के तौर पर जितनी, ठीक है, प्रक्रियाएं कार्रवाई के लिए अब तक जानी गई हैं, वे सब, उनमें से कोई ये नई प्रक्रिया हम कोई शुरू भी कर सकते हैं, जैसे पत्र याचिका, ये नई प्रक्रिया शुरू की है, ठीक है, हम शुरू भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने कहा, ये समुचित कार्रवाइयां जो शब्द रखा गया है, इसीलिए रखा गया क्योंकि अगर किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति ने पिटीशन फाइल भी कर दी, तो भी उस पिटीशन में कहे गए कथनों के समर्थन में यदि उसी पर साक्ष्य लाने की जिम्मेदारी रखी गई, तो हो सकता है वो साक्ष्य ला ही ना पाए। ठीक है, आप कहेंगे दांडिक मामलों, तो दांडिक मामलों स्टेट खड़ा होता है। आप कहेंगे कंप्लेंट, तो कंप्लेंट में 202 में परीक्षा करा लेने की शक्ति है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करा लेने की शक्ति है, तो वहां स्टेट की मदद उपलब्ध है। लेकिन यहां अगर हम ये कह देंगे कि नहीं, सिर्फ वही आएगा, तो हो सकता है वंचित वर्ग का आदमी तो आ ही ना पाए, ठीक है, और आ भी जाए तो अपने समर्थन में एविडेंस ला ही ना पाए। ये हमारी ड्यूटी है, कोर्ट ने कहा ये मेरी ड्यूटी है। क्या लिखा है? उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। हमारे सामने वो आएगा और हम क्या करेंगे, ये आगे लिखा है कि हम उसके प्रोटेक्शन के लिए डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन या रिट, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, जारी करेंगे। ये लिखा है, यानी ये मेरी ड्यूटी है कि हम जारी करें, वो जो जारी करना उचित हो, उचित है या नहीं, ये तय करना भी मेरी ड्यूटी है। यानी पिटीशन सिर्फ फाइल कर दी जाए, पिटीशन अलाउ होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए, इसके लिए आवश्यक साक्ष्य संकलित करना ही मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो सिर्फ समावेदन करेगा बस, और ये जानबूझकर रखा गया है, इसीलिए कहा समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से। कोई प्रोसीजरल रिस्ट्रिक्शन या प्रोसीजरल इंपेडिमेंट नहीं हो सकता। और उनका, जहां तक आपका सवाल है, तो वॉट एवर फैक्ट्स विल बी कलेक्टेड बाय द कमिश्नर, ठीक है, और जो रिपोर्ट उसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी उस पर आपत्ति करने का हक तो आपको है ही। आप ले आना, आप तो सक्षम हो, आप आपत्ति करना कि ये गलत कमिश्नर ने लिखा है, उसके समर्थन में उसे गलत साबित करने के लिए जो साक्ष्य हो वो आप ले आना,
लेकिन कमिश्नर के माध्यम से उसके पक्ष में साक्ष्य संकलित करना ये मेरा ही काम है। ठीक है, आप कहते हो ये गलत है, तो आपको पता होगा ना ये किस आधार पर गलत है। जिस आधार पर गलत हो आप साक्ष्य लेना, हम नहीं मानेंगे कमीशन की रिपोर्ट, हम कमीशन की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, इसमें गलत क्या है। ठीक है, और प्रक्रियाओं संबंधी कोई प्रतिबंध हम पर है भी नहीं। तो अब देख रहे हैं किस प्रकार से ये जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का अधिकार आपको दिया गया, वो कितने प्रभावी रूप से प्रदान किया गया है, बहुत प्रभावी रूप से प्रदान किया गया। इसमें कार्रवाइयों की, ठीक है, इसके अंतर्गत कार्रवाई में प्रक्रियाओं संबंधी कोई रोक नहीं है। और प्रक्रियाओं संबंधी आपसे प्री में खूब पूछा जाता है, इसमें रेस जुडिकेटा लागू है या नहीं लागू है, इसमें लिमिटेशन एक्ट लागू है या नहीं लागू है। ये कुछ लागू नहीं और सब कुछ लागू, कुछ लागू नहीं और सब कुछ लागू। समुचित कार्रवाई जो उचित होगा, ठीक है, उसके माध्यम से इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराया जाएगा। बात बकाया है अभी, इससे शेष चर्चा कल करेंगे। देख